हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन की तो हम बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही हम जानेंगे कि मणिपुर जो है उसका इतिहास क्या रहा है, मतलब इसकी जो पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। साथ ही हम बात करेंगे कि आखिर ये जो मणिपुर जो है इसमें राष्ट्रपति शासन लगने के पीछे कारण क्या रहे हैं, क्या यहाँ पर ऐसी संघर्ष की भावना उत्पन्न हुई जिसकी वजह से राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। साथ ही हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति शासन के जो है क्या संवैधानिक प्रावधान होते हैं। आखिर हम आज बात क्या करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पर हम क्या क्या चीजें देखेंगे। आज हम बात करेंगे मणिपुर के इतिहास की, आज हम बात करेंगे मणिपुर का संघर्ष जो है, संघर्ष के कारण क्या है, इसकी क्या रूपरेखा रही है। साथ ही हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति शासन का अर्थ क्या होता है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या होती है। साथ ही हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान में इसको लेकर क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या प्रावधान है। साथ ही हम बात करेंगे कि इसकी प्रक्रिया कैसी होती है, क्या इसकी जो है समय अवधि रहती है जहां से हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है। और ध्यान रखेंगे हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अभी तक, यानी कि बात हम करें 2025 तक, तो अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। आखिर हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति शासन लगने से जो है क्या परिणाम, या मैं कहूं क्या हमारे देश पर प्रभाव पड़ते हैं, या राज्य में क्या जो है इसकी संविधान मतलब स्थिति जो है हमें देखने को मिलती है। यहां पर हम बात करें, जैसा अभी मैंने कहा कि हाल ही में खबर ये आई है कि राजनीतिक दबाव के कारण जो यहाँ के मुख्यमंत्री जो थे, इन्होंने क्या किया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और यहाँ पर अब लग चुका है क्या, आपकी राष्ट्रपति शासन। पहली बात हमने ये कही। अब हम जानेंगे थोड़ा सा कि आखिर ये जो मणिपुर जो है, इसके मणिपुर का मतलब ही क्या होता है, कहां से इस राज्य की उत्पत्ति हुई थी, है ना, किस प्रकार से एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा, इसके इतिहास के स्रोत हमें क्या मिलते हैं, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, इसके राजा कौन थे, इसकी वर्तमान राजधानी कौन सी है, वर्तमान राज्यपाल कौन से हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर इस मणिपुर शब्द का मतलब क्या होता है। जो शाब्दिक अर्थ होता है इसका मतलब है आभूषण की भूमि। मतलब मणिपुर जो है इसे क्या कहा जाता है, आभूषण की भूमि के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट क्या आता है। मैम दूसरी इंपॉर्टेंट बात करें कि आखिर इतिहास में इसके स्रोत क्या है। ये जो मणिपुर की हम बात कर रहे हैं, इसकी पृष्ठभूमि की जो हम बात कर रहे हैं, तो इसके यहाँ पर इतिहास का स्रोत क्या है, तो आप कहोगे मैम एक ग्रंथ था जिसका नाम है चैथा रोल कुंबावा। क्या है, एक ग्रंथ है चैथा रोल कुंबावा। ये जो ग्रंथ हमें दिखाई दे रहा है, मतलब जो मैं नाम लिख रही हूं, इसी से क्या है, इसके सोर्स हमें मिले हैं, इसी से हमें जो है इसके बारे में जानकारी मिलती है। मैम इसका उल्लेख जो है हमें किसमें देखने को मिला, तो आप कहोगे मैम सबसे पहले उल्लेख हमें इसका मिलता है महाभारत में। क्या है, महाभारत में जो है यहाँ पर हमें उल्लेख दिखाई देता है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र जो होता है, कौन सा, उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र जो है वही क्या था, वही जो है आपके मणिपुर कहलाता है। दूसरी बात आती है कि आखिर मैम कि मणिपुर जो है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आखिर मणिपुर का प्राचीन नाम क्या था। लेकिन हम इसके शासकों की बात करेंगे जिन्हें अर्जुन के वंशज के नाम से जो है हम जानते हैं। यहाँ पर कबीलों का शासन हुआ करता था, है ना। फिर इसमें एक साम्राज्य की स्थापना की गई 1891 में। लगभग 1891 की बात करेंगे तो मणिपुर की राजधानी जो है वो हुआ करती थी कौन सी, तो उस समय तो लगभग जो है, बात कब की कर रहे हैं मैम, तो हम कर रहे हैं लगभग 1891 की। तब तक इसकी कैपिटल हुआ करती थी कौन सी, कामलगा। लेकिन मैम वर्तमान की बात करेंगे तो आखिर वर्तमान में कैपिटल कौन सी है, तो आप कहोगे मैम वर्तमान में जो इसकी राजधानी है उसका नाम क्या है, इम्फाल। क्या नाम है, इम्फाल। मैम अभी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल कौन है ये भी बता दीजिए, क्योंकि अब मणिपुर इतना चर्चा का विषय बना हुआ है तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो राज्यपाल की बात करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाते हैं कौन, आपके अजय कुमार भल्ला। क्या नाम है इनका, अजय कुमार भल्ला जो है वो यहाँ पर कौन है, यहाँ के हैं आपके राज्यपाल। अब बात आती है कि मैम आखिर ये जो राष्ट्रपति शासन की जो हम बात कर रहे हैं, ये मणिपुर संघर्ष की जो हम बात कर रहे हैं, आखिर संघर्ष का कारण क्या था। देखिए यहाँ पर समुदाय जो है मैतेई समुदाय और अनुसूचित जनजाति में मांग को लेकर यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो है संघर्ष हमें देखने को मिला था। और ये
अगर हम कहें कि ये मांग की शुरुआत आखिर कब से हो रही थी, तो हम कहेंगे 2012 से जो है अनुसूचित जनजाति समिति के द्वारा जो है लगातार ये मांग उठाई जा रही थी। और आप सभी को पता है कि मणिपुर में हम बात करें तो नागा एवं कुकी जनजाति है ना, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसके बारे में थोड़ा सा मैं डेटा आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। देखिए कि नागा एवं कुकी की बात करेंगे, है ना। ये संघर्ष प्रारंभ हुआ है कब से? मई 2023 से संघर्ष प्रारंभ हुआ है। और किस किस में? तो हम कह रहे हैं एक तो कुकी जनजाति और दूसरा हम बात कर रहे हैं मेतेई समुदाय में। मतलब जातीय संघर्ष जो है यहाँ पर देखने को मिला। एक तरफ हमने कहा कि नागा एवं कुकी और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं मेतेई। तो थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे हम जनसंख्या के बेसिस पे बात करें तो पहाड़ी जिलों में है और लगभग जो है 40% जनसंख्या यहाँ पर है। ज्यादातर जो मड़ीसा की जो ज्यादातर मेतेई जनजाति जो है ये ज्यादातर हमें देखने को मिलती है जहां मणिपुर की राजधानी है, मतलब इम्फाल में ये जनजाति हमें देखने को मिलती है। लगभग 53% यहाँ पर रहती है। अब यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, कुछ संगठन जैसे कुकी नेशनल आर्मी है, रिवॉल्यूशनरी आर्मी है, जोमी रिवॉल्यूशनरी है, कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा अगर हम मेतेई की बात करें तो यहाँ पर जैसे मेतेई लिपुन है, अरमबाई टेगोल है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रल है। बस एक बार के लिए रीडिंग लगा के देखनी है कि कौन कौन सी है ना। अब देखो मेन यहाँ से जो हम बात करने वाले हैं वो है आखिर कि मणिपुर में जो है प्रभुत्व किसका है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मणिपुर में जो है प्रभुत्व किसका है। तो देखिए यहाँ पर टोटल जो विधानसभा सीट जो है वो दिखाई देती है हमें कितनी, 60। मैम यहाँ पर टोटल 60 जो है क्या है, यहाँ पर हमने कहा कि मैम विधानसभा की सीट जो है यहाँ पर 60 है, जिसमें अगर हम बात करें विधानसभा सदस्य मेतेई समुदाय से कितने हैं तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 40 सदस्य जो है कहाँ से हैं, मेतेई समुदाय से हैं। मतलब अगर जिले में बात करेंगे तो टोटल जो है कितने जिले हैं, 16 जिले हैं। और जिनमें जो है अधिकांश मेतेई हिंदू और कौन सा वर्ग है तो हम कह रहे हैं मुस्लिम वर्ग यहाँ पर है। मैम यहाँ पर ये जो कुकी समुदाय है इसके द्वारा कुकी लैंड की मांग जो है यहाँ पर की गई थी और सैन्यकरण यहाँ पर किया गया। कुल 33 यहाँ पर दर्जा प्राप्त जनजातियां हैं जो कि कुल भूभाग के 90% हिस्से पर रहती है। एक तो ये तो इस प्रकार का जो है एक वर्गीकरण मैं आपको बता रही हूँ कि मणिपुर में जो है किसका प्रभुत्व ज्यादा हमें देखने को मिलता है। आगे हम चर्चा करेंगे जहां से हमारे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए फिर यहाँ पर मैंने कहा कि जो अगर जनजाति का वर्गीकरण हम करके देखें तो यहाँ पर जो अधिकांशता हमें दिखाई देंगे तो ईसाई वर्ग हमें दिखाई देता है। मतलब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कोई भी नागा जनजाति और यहाँ पर कोई भी कुकी जनजाति, तो ये एक प्रकार का क्या है वर्गीकरण हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब दूसरी बात आती है कि जो हम ये मेतेई जनजाति की बात करें, अगर वही हम मेतेई भाषा की बात करें, आपने नाम सुना होगा मेतेई भाषा भी है जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। अगर थोड़ा सा मैं बात करूं कि मैम ये जो आप मेतेई भाषा की बात कर रहे हो तो मेतेई भाषा की देखिए यहाँ से थोड़ा सा जानना आपके लिए जो है जरूरी हो जाता है कि ये जो मेतेई भाषा की बात करेंगे मैम, क्या ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता होगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, तो उनमें से एक जो है कौन सी है, मेतेई भाषा है, ये आपने पता है। दूसरा अगर हम बात करें मणिपुर से, जो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है, आपने कहा कि मैम ये जो मणिपुर है ये आखिर 1949 में क्या हुआ था, अस्तित्व में आया था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो हमारा भारत देश आजाद हुआ था, कब आपके, तो हमारा भारत देश आजाद हुआ था 1947 में। फिर भी ये 2 साल बाद जो है क्या हुआ था, 1949 में जो मणिपुर है इसका क्या किया गया था, भारत संघ में विलय किया गया। क्या है, भारत संघ में। तो आप कहोगे कि मैम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आप देख पा रहे हैं कि 1947 में जो है क्या है, भारत आजाद हुआ है। क्या है, यहां पर हमने कहा कि भारत आजाद हुआ है और 1949 मतलब आप देख पा रहे हैं कि यहां पर 2 वर्ष के पश्चात, मतलब स्वतंत्र होने के 2 पश्चात बाद ही क्या हुआ है, यहाँ पर 1949 में भारत संघ में विलय हुआ था किसका, मणिपुर का। कहाँ पर, भारत संघ में जो है यहाँ पर मणिपुर का क्या हो जाता है, विलय कर दिया जाता है। उस समय नहीं हो पाया था, है ना। अब यहाँ से हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकता है उन्हीं पर ही हम ज्यादा चर्चा करेंगे। अब देखिए
लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि इसको स्वतंत्र राज्य के रूप में जो है कब, मतलब स्वतंत्र राज्य के रूप में कब उभरा था, तो बात है 1972 की। ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र, तो स्वतंत्र आया था ये 1972 में जो है क्या हुआ था, स्वतंत्र राज्य के रूप में, स्वतंत्र राज्य के रूप में जो है इसको क्या है, स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता। और कौन से नंबर का, तो हम बात करेंगे ये 19वें नंबर का राज्य था। कौन सा, 19वें नंबर का जो है यहाँ पर ये राज्य था। तो ये हमने थोड़ी सी बात की है। अब यहाँ पर वर्तमान परिदृश्य की बात करें कि आखिर वर्तमान में यहाँ पर क्या कंडीशन हो रही है, तो मैंने कहा कि वर्तमान में क्या हुआ है, राजनीतिक दबाव के कारण, मतलब यहाँ पर राजनीतिक दबाव बनाया गया, और राजनीतिक दबाव के कारण जो यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और मैम यहाँ के मुख्यमंत्री आखिर थे कौन, तो ध्यान रखेंगे उनका नाम था एन वीरेंद्र सिंह। एन वीरेंद्र सिंह जो है इन्होंने क्या दे दिया, तो मैम अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अभी हाल ही में इन्होंने क्या दिया है, यहाँ से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद जो है, क्योंकि आखिर इस्तीफा तो इन्होंने 9 फरवरी 2025 को ही दे दिया था, लेकिन ध्यान रखेंगे अब यहाँ पर क्या लग चुका है, राष्ट्रपति शासन लग चुका है। क्या लग चुका है मैम, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जबकि इस्तीफा तो इन्होंने 9 फरवरी 2025 को दे दिया था। आखिर प्रश्न ये उठता है कि आखिर यहाँ पर अब राष्ट्रपति शासन के बाद, या मैं कहूँ कि अगला सीएम कौन बनेगा, वो तो देखते हैं कि कौन बनेगा, लेकिन अब हम आ जाते हैं जहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे हम बात करेंगे कि आखिर ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन की, तो ये राष्ट्रपति शासन जो है पहली बार कब लगा, तो देखो थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं कि ये राष्ट्रपति शासन जो है, राष्ट्रपति शासन अगर हम इसकी बात करें कि मैम ये राष्ट्रपति शासन जो है ना, अभी तक कितनी बार, तो हम कहेंगे सबसे पहले आप सभी को पता है कि हमारा जो है संविधान है ना कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। और उसके बाद सबसे पहले 1951 में जो है ना, जवाहरलाल नेहरू के समय, जवाहरलाल नेहरू जी के समय जो है सबसे पहले लगा था कहाँ पर, पंजाब सरकार, कहाँ पर, पंजाब में जो है पहला यहाँ पर लगा था। फिर यहाँ से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लगभग हम बात कर रहे हैं कि अगर टोटल मिला के देखें 29 राज्य, क्योंकि अपने को पता है कितने हैं, तो अगर हम देखें 29 राज्य और यूटी की बात करें तो अब तक जो है कितनी बार, तो आप कहोगे 134 बार जो है क्या लग चुका है, राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार, 134 बार। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अभी तक कितनी बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कब तक की बात करें, मतलब ये जो डेटा है ये आपके आज तक का हो जाता है, मतलब आज है 14 फरवरी, है ना, बहुत ही खास दिन है आप लोगों के हिसाब से। तो चलिए अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मैम सर्वाधिक बता दीजिए कि सर्वाधिक बार जो है, सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन, सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे तो सर्वाधिक कितनी बार, तो आप कहोगे सर्वाधिक लगाए कहाँ पर, तो 10 बार। कहाँ पर, 10 बार लगा है, और वो भी हम बात करें कहाँ की, मणिपुर की। और इसके अलावा 10 बार मैम और कहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे 10 बार ही बच्चों लगा है यूपी में, मतलब हम बात करें किसकी, उत्तर प्रदेश की। तो यूपी में भी कितनी बार लग चुका है, तो आप कहोगे मैम यूपी में भी अब तक जो है 10 बार लग चुका है। लेकिन सबसे लंबे समय तक कहाँ लगा था, तो आप कहोगे कि मैम सर्वाधिक लंबे समय तक, मतलब एक सर्वाधिक लंबे समय तक लगने वाला, तो आप कहोगे सर्वाधिक समय तक लगा था मैम जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में लगा था बच्चों, कितने साल तक, 12 वर्ष तक जो है कहाँ लगा है, तो आप कहोगे जम्मू कश्मीर तक जो है यहाँ पर लगा है। और दूसरी बात आती है कारण की कि मैम आखिर यहाँ पर जो लगा था वो क्या था, तो आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर में जो है मेनली क्या चीज़ हुई थी, अलगाववाद की गतिविधियाँ होती थी, उग्रवाद को लेकर जो है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन जो है लगाया गया था। फिर उसके बाद हम बात करेंगे पुदुचेरी की। अगर यूटी की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि पुदुचेरी है ना, पुदुचेरी की बात करें तो यहाँ पर अभी कितने 2021 की बात है, तो 2021 में कहाँ पर लगा था, पुदुचेरी में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कब की बात कर रहे हैं, तो आप कहोगे मैम 2021 की बात कर रहे हैं, पुदुचेरी में लगा था। और अगर हम कहें आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाए कि स्वतंत्रता से लेकर, अगर हम बात करें कि मैम आप तो ये बता दो कि स्वतंत्रता से लेकर अब तक 7 साल
है ना, जो है क्या है आपके राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ये भी आपके लिए जो है जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर हम जो इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि वो बात आती है कि मैम ये जो राष्ट्रपति शासन जो है ना, दूसरी हम थोड़ा सा मैम आपको बताऊं कि राष्ट्रपति शासन जो है इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है। अगर मैं आपको कहूं कि जो हम राष्ट्रपति शासन की बात करें इस पे आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था, तो एक केस आया था, आपको बहुत अच्छे से पता होगा अगर आपने पॉलिटी पढ़ी हुई है। बात है 1994 की। तो एक केस हुआ करता था, कौन सा, SR बॉम्बई। सुना होगा सभी बच्चों ने, कमेंट बॉक्स में बताना क्या आपने SR बॉम्बई बनाम भारत संघ, है ना, बनाम भारत संघ 1994 की जो है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो आखिर ये जो केस आया था, ये जो वाद आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या डिसीजन दिया गया था, ये जो है हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, पहले मैं बता देती हूँ फिर हम लिख देंगे। यहाँ पर जो है कहा था कि 9 जजों की जो है यहाँ पर क्या हुई थी, 9 जजों की पीठ का फैसला सुनाई गया था। इसमें कहा था कि आर्टिकल 356 के तहत क्या है, उद्घोषणा जारी करने की जो राष्ट्रपति शक्ति है वो क्या है, न्यायिक समीक्षा के अधीन है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ये हम कह रहे हैं क्या है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्या की जा सकती है, इसकी न्यायिक समीक्षा जो है यहाँ पर की जाती है। और राष्ट्रपति शासन आप सभी को पता है कि मैम ये आर्टिकल 356 के तहत जो है हम बात करते हैं किसकी, राष्ट्रपति शासन की। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात आती है कि मैम कि राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया किन किन आधारों पर जाता है। तो थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। राष्ट्रपति शासन लगने के आधार, मतलब राष्ट्रपति शासन जो है, राष्ट्रपति शासन है ना, आधार आपसे पूछ लिया जाए कि मैम आप तो बस ये बता दो कि आधार क्या है, तो ध्यान रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि मैम किन 2 आधारों पर, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किन दो आधारों पर जो है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर अगर हम पहली बात करें कि मैम आप तो ये बता दो कौन कौन से हैं, तो हमने कहा कि राष्ट्रपति शासन जो है, तो आर्टिकल की हमने बात कर ली मैम 356। कौन सा है, 356। आखिर हम बात करेंगे 365 के बारे में भी। एक अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है कि मैम यहाँ पर एक तो हमको आर्टिकल 356, आखिर 356 के तहत क्या है, तो हम कहेंगे यहाँ पर राज्यपाल की रिपोर्ट, मतलब राज्यपाल के सुझाव के आधार पर अगर राज्य सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तो 356 के तहत जो है क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन। तो 356 में क्या है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है, यानी कि राज्य सरकार क्या है, राज्य सरकार अगर क्या नहीं कर रही है, तो हमने कहा मैम राज्य सरकार अगर संविधान के अनुरूप कार्य न करे, और दूसरी बात हमने कही कि बेटा क्या होगा कि यहाँ पर जो है कौन सुझाव देगा, मतलब कौन बताएगा, तो राज्यपाल जो है यहाँ पर रिपोर्ट देगा इसके बारे में कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और राष्ट्रपति इसे क्या कर लेगा, अगर राष्ट्रपति इसे स्वीकार कर लेता है तो यहाँ पर आर्टिकल 356 के तहत क्या लगा दिया जाएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। दूसरा आर्टिकल होता है इसमें कौन सा, हम बात करेंगे 356 को उल्टा कर लो कितना मैम, तो यहाँ पर हो जाएगा आर्टिकल 365। कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 365 जो है यहाँ पर हो जाता है। मैम आखिर 365 क्या है, तो ध्यान रखेंगे अगर केंद्र ने क्या किया है, केंद्र के द्वारा जो दिए गए निर्देश हैं उनकी पालना नहीं की गई है, उनका अनुपालन नहीं किया गया है, तो 365 के तहत राज्य में क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन। तो आप कहोगे कि केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देश, क्या कहोगे, केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन न करने पर, निर्देश का पालन न करने पर भी क्या होगा, यहाँ पर 365 अनुच्छेद के तहत क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी राष्ट्रपति शासन को जो है और किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसी को हम बोलते हैं राज्य आपात, इसी को हम बोलते हैं राज्य आपात, या इसी को हम बोलते हैं क्या, संवैधानिक, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम राज्य आपात और इसी को हम बोलते हैं संवैधानिक आपातकाल,
है ना। तो हालांकि उपनाम तो इतना नहीं पूछा जाता है, बट थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। आखिर हम बात करें कि संसदीय अनुमोदन एवं इसकी समय अवधि की बात करें, थोड़ा सा यहाँ से जो क्वेश्चन बन जाता है, तो देखिए अगर हम बात करें संसदीय अनुमोदन और इसकी समय अवधि क्या रहेगी, ये भी आपके लिए जानना उतना ही जरूरी हो जाता है। समयावधि, है ना। कभी हम पॉलिटी की क्लास होगी तो उस पर और भी जो है विस्तृत चर्चा करेंगे, ये सारा पूरा टॉपिक हम लोग वहां पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें मणिपुर के संदर्भ में, तो आ गया है इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर ये संसदीय अनुमोदन और समय अवधि जो है इसकी क्या रहती है। पहली बात तो जो संसदीय अनुमोदन की बात करें तो इसकी घोषणा अगर मान लीजिए राष्ट्रपति घोषणा के बाद 2 माह के भीतर, आप कहोगे मैम मान लीजिए राष्ट्रपति ने क्या करी, राष्ट्रपति ने क्या करा मैम, राष्ट्रपति ने यहाँ पर घोषणा की, तो राष्ट्रपति की घोषणा के कितने, तो हम कह रहे हैं मैम समय पीरियड आपको ध्यान रखना है 2 माह बाद, कितना, ये आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 महीने के बाद संसद के दोनों सदनों से, आप कहोगे 2 महीने के बाद मैम किसके द्वारा, तो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा, मतलब यहाँ पर जो लोकसभा और राज्यसभा का क्या है, यहाँ पर अप्रूवल, मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो है अनुमोदन क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनुमोदन होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, कि राष्ट्रपति अगर घोषणा करता है कि लगाई जाना है राष्ट्रपति शासन, तो 2 महीने के बाद, राष्ट्रपति की घोषणा के बाद 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों का क्या होना आवश्यक है, तो आप कहोगे मैम संसद के दोनों सदनों का जो है अनुमोदन यानी कि अप्रूवल जो है क्या है, स्वीकार किया जाएगा। आखिर मैम ये जो अनुमोदन प्रस्ताव होता है ये कहाँ लाया जाता है, तो बात करेंगे कि मैम अगर हम बात करेंगे आखिर ये जो आप कह रही हो संसदीय अनुमोदन की, अगर मैम आप ये जो संसदीय अनुमोदन की बात कर रहे हो तो आप तो बस हमको ये बता दो, क्या बता दो मैम, कि आप तो ये बता दो कि भैया ये जो अनुमोदन है किस प्रकार से कहाँ कैसे लाया जाता है, बाकी हमको कुछ नहीं जानना, क्योंकि हम केवल उसी पर चर्चा कर रहे हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो पहली बात तो ये जो संसदीय अनुमोदन है ये संसद के किसी भी सदन में, ध्यान रखेंगे, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। मैम इसका मतलब क्या है, मैम इसका मतलब ये है लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी ला सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। मैम फिर क्या होगा, तो हमने कहा फिर ये दोनों सदनों से पारित होगा, क्या होगा कि मैम दोनों सदनों से पारित होगा, लेकिन सदनों से पारित कैसे होगा, तो आप कहोगे मैम सामान्य बहुमत से, सिंपल पूरा ही लिख देते हैं कि मैम ये जो पारित होगा ये होगा सामान्य बहुमत से पारित, कैसे होगा, सामान्य बहुमत से जो है पारित होना आवश्यक है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ध्यान रखेंगे अधिकतम 6 महीने तक, मान लीजिए बहुमत से पारित हो गया तो अब यहाँ पर क्या होगा, अधिकतम शुरू की हम बात करेंगे तो अधिकतम यहाँ पर मैक्सिमम 6 माह तक, अधिकतम 6 माह तक क्या लगाया जाएगा, राष्ट्रपति शासन। तो अपन ने पहली बात तो ये की कि अगर पहली बार जैसे ही संसदीय अनुमोदन मिल जाएगा सामान्य बहुमत से, तो यहाँ पर प्रस्ताव पारित जैसे ही होगा तो यहाँ पर अधिकतम 6 माह तक क्या लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लग जाएगा। मैम अगर बढ़ाना हो फिर से 6 महीने बढ़ाना है तो 6 महीने बढ़ाने पर भी क्या लेना पड़ेगा, 6 माह बढ़ाने पर भी मैम संसद का पुनः अनुमोदन लेना पड़ेगा। मतलब इसमें आखिर हम ये कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट हमारी होगी, जो संसद हमारी होगी, वही क्या कर सकती है, इसकी समय सीमा को बढ़ा सकती है। मैम क्या समय अवधि जो है केवल 6 महीने ही रहेगी, ना बेटा ना, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं, यहाँ पर हम बच्चों ये कह रहे हैं कि अधिकतम जो है 6 महीने बढ़ाकर हम ये कह रहे हैं कि 6 माह बढ़ाकर जो है अधिकतम कितने, तो अधिकतम जो है कब तक, तो आप कहोगे मैम मैक्सिमम 3 वर्ष तक, कितना है, अधिकतम जो है इसे कितना खींचा जा सकता है, अधिकतम इसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, कितना, अधिकतम जो है 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, पहली तो ये हमने बात की किस प्रकार से संसदीय अनुमोदन होगा। फिर बात आती है आखिर इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। तो सुनिए क्या क्या है, हमने बात की कि मैम संवैधानिक अनुमोदन की हमने जो है यहाँ पर बात की है, क्या है, संसदीय अनुमोदन की जो है हमने यहाँ पर बात की है। अब देखिए कैसे
कि मैम आप तो बस हमको बता दो कि कौन कौन से आर्टिकल हैं और उसमें किसके बारे में प्रावधान। तो हम बात करेंगे यहाँ से सबसे पहले जो अनुच्छेद निकल के आता है वो आता है कौन सा मैम, तो अनुच्छेद बात करेंगे 352 की। कौन सा बात करेंगे, 352 से लेकर हम बात करेंगे 360, है ना। तो मैं बार बार लिखने से अच्छा है एक ही बार लिख देती हूँ। अनुच्छेद 353, 354, है ना, 355, 356, हालांकि मेरी राइटिंग में मुझे पता नहीं आएगा नहीं आएगा, 358 और 359, ठीक है, ये हम बात करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर ये इस तरीके से कि आखिर यहाँ पर कौन से आर्टिकल जो है किसकी यहाँ पर बात करता है, ये भी थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आखिर आप सोचते क्या हैं, ये जो मणिपुर में ये जो संघर्ष हुआ है क्या ये सही है या ये गलत है। तब तक हम बात करते हैं ना वही आर्टिकल 352। सबसे पहले 352 में किसकी बात की गई है, तो मैम यहाँ पर बात की गई है राष्ट्रपति, है ना, किसकी बात की गई है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, है ना। यहाँ पर बात की गई है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, किसकी बात की, तो मैम यहाँ पर राष्ट्रीय आपात की जो है उद्घोषणा आर्टिकल 352 कहता है। 353 क्या कहता है, 353 बताता है कि ये जो राष्ट्रीय आपात लगा है उस उद्घोषणा का प्रभाव क्या होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सेम का प्रभाव, पूरा ही लिख देती हूँ, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रभाव क्या होगा, ये यहाँ पर आर्टिकल दिया गया है, ठीक है, ये यहाँ पर। आखिर मैम आर्टिकल 354 क्या कहता है, ये कहता है उद्घोषणा जो प्रवर्तन होगा उसमें राजस्व का वितरण संबंधी उपबंध। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर किसकी बात की है, राजस्व वितरण संबंधी उपबंध की जो है यहाँ पर बात की गई है ना। तो शॉर्ट में हम लोग ये भी जान रहे हैं कि संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। मैम 355 क्या कहता है, ये कहता है कि बाह्य आक्रमण, है ना, ये किसकी बात कर रहा है, तो ये कह रहा है, आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा, बहुत कॉमन है कि 355 ये कहता है कि बाह्य आक्रमण और राज्य की सुरक्षा जो है, या तो बाह्य आक्रमण हो जाए या राज्य की सुरक्षा जो है वो किसका कर्तव्य होगा। तो बच्चों बताओ, सुरक्षा जो है मैम ये जो है संघ का कर्तव्य होगी। किसका कर्तव्य होगा मैम, ये संघ का कर्तव्य होगा कि राज्य की सुरक्षा करे अगर बाह्य आक्रमण जैसी या कुछ भी ऐसी होती है। मैम 356 क्या कहता है, 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की दिशा में कुछ प्रोविजन यहाँ पर बताए गए। तो मैं एक शब्द लिख देती हूँ कि मैम यहाँ पर बात की गई है संवैधानिक विफलता, है ना, संवैधानिक विफलता। मैम ये आर्टिकल 357 क्या कहता है, तो 356 की उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर बात की गई है किसकी, विधायी शक्तियों की। किसकी बात की गई है, विधायी शक्तियों की, विधायी शक्तियों की जो है यहाँ पर बात की है आर्टिकल 357। लेकिन 356 की जो उद्घोषणा होगी उसके बाद विधायी शक्तियों का जो है प्रयोग, तो इसके बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 358 की बात करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है कि जैसे ही आपात लगेगा, तो आपात के समय जो आर्टिकल 19 है जहाँ पर हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो उनके उपबंधों का निलंबन कर दिया जाएगा। तो ये कहता है आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 का, है ना, आर्टिकल 19 पर, है ना, क्या लगा दिया जाएगा, यहाँ पर निर्बंधन लगा दिया जाएगा, है ना। हाँ ये देखिए, ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात लगने पर जो है, जो आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 के उपबंध जितने भी हैं, तो इन पर क्या लगा दिया जाएगा, उपबंध पर जो है रोक लगा दी जाएगी, है ना। अब रोक का मतलब कुछ और नहीं, रोक का मतलब है निलंबन, है ना, शुद्ध वर्ड ही लिख देते हैं अपन। रोक का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, निलंबन की। अब बात आती है 259। भैया जब आपात के दौरान की बात करेंगे, है ना, तो आपात के दौरान भाग 3 हम बात करें, भाग 3 के जो प्रदत्त अधिकार हैं उनके किसकी प्रवर्तन का क्या किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है। कौन से आर्टिकल को छोड़ के, तो आप कहोगे मैम आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। कौन सा, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जो है क्या हो जाता है मैम, सबका निलंबन जो है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये हमने बात की। मैम आखिर ये भी बता दो, जब इतना हो गया है तो हमको ये भी बता दो कि 360 क्या है।
मैम 360 बात करता है किसकी? वित्तीय आपात की। किसकी? वित्तीय आपात की। कमेंट बॉक्स में बताना अभी तक जो है क्या भारत में वित्तीय आपात की स्थिति, मतलब क्या भारत में वित्तीय आपात लग चुका है क्या, ये आपको बताना है। थोड़ा सा अब हम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बात की, अब ये लास्ट में कर लेते हैं कि जो राष्ट्रपति शासन लगता है इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, मतलब इसके परिणाम क्या होते हैं। तो राष्ट्रपति को यहाँ पर क्या हो जाती है, पहला बात तो यह है कि राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियां जो है यहाँ पर प्राप्त हो जाती हैं। दूसरा हम बात करें कि यहाँ पर और क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य सरकार, ध्यान रखेंगे, राज्य सरकार के जो है अब सारी की सारी शक्ति किसके पास, तो हमने कहा केंद्र सरकार के अधीन यहाँ पर आ जाती है और राज्यपाल और अन्य कार्यकारी अधिकारियों के द्वारा जो है इसका प्रयोग किया जाता है। मैम शक्तियों की बात करें तो आखिर ये जो राज्य विधायिका है, ध्यान रखेंगे, राज्य विधायिका की बात करेंगे तो यहाँ पर इसके सारे कार्य कौन करेगा, तो पार्लियामेंट। पहली चीज राजस्थान हाईकोर्ट की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे अपरिवर्तित, मतलब एकमात्र अपवाद है कि अगर कहीं कहीं राष्ट्रीय आपात लगता है तो हाईकोर्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ यहाँ पर परिवर्तित नहीं होगा और ये एकमात्र अपराध है। क्यों? क्योंकि मैम हमने कहा कि अगर राष्ट्रीय आपात लगता है तो राज्य सरकार के सारे काम जो है किसके अधीन, अब केंद्र सरकार जो कहेगी वही होगा। मैम राज्य विधायिका की शक्ति जो है अब किसके पास, तो संसद जो है यहाँ पर डिसाइड करेगी। मैम और क्या होता है, जो राज्य मंत्री परिषद होती है इसको भंग कर दिया जाता है। बिल्कुल है। राज्य का जो राज्यपाल होता है, ध्यान रखेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखना, राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता अथवा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त सलाहकार की सहायता से क्या करता है, यहाँ पर प्रशासन चलाता है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। मैम और क्या होता है, तो राज्य विधानसभा, ध्यान रखेंगे, जो विधानसभा होती है राष्ट्रपति क्या कर सकता है, विघटित भी कर सकता है और निलंबित भी कर सकता है। और इसी के अलावा ध्यान रखेंगे हमारी जो संसद है वही क्या करेगी, राज्य विधेयक या जो है बजट पारित करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये हमारे लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आई होप सभी ने थोड़ा बहुत समझा होगा चीज़ों को, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोशिश किया है कि कम टाइम में आपको जो है समय प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। और ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, टेक केयर।